हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 33। आई होप आप सभी लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अगर किसी का प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, अपनी गलतियों को एनालाइज करें, इस चीज़ को ढूंढें कि कहाँ पर कमी रही और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू करें। आपको मेरी जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर चुका हूँ। ऑफलाइन क्लासेस की सारी जानकारी आप लोगों को इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करने से मिल जाएगी। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक। यहाँ से आपको लेक्चर्स के स्लाइड मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा। तो चलिए, आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है, आर्टिकल नंबर 33 यानी अनुच्छेद 33 जो है वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है, वो कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए या इस तरह की किसी भी एजेंसी के लिए वो फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। Next, Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to the members of armed forces or the members of the armed forces charged with maintenance of public order। ठीक है जी। यहाँ पर जो मेंबर्स की बात है ना, ये देखिए क्या लिखता है, मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर किस तरह के मेंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेस के बार्बर्स रहे, कुक्स रहे, कारपेंटर्स रहे, मैकेनिक्स रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुक्स हो गए आपके, कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, चौकीदार हो गए, बूट मेकर्स हो गए, टेलर्स हो गए या नॉन कॉम्बेटेंट हो गए। मतलब यानी कि जो बॉर्डर पे जाकर लड़ते नहीं है लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में वैसे मेंबर्स होते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज होते हैं जो बाकी अदर तरीके के काम करते हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको बताया था, जैसे रॉ हुआ, आईबी हुआ, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स। यानी कि इस तरह के लोग जो किसी भी सेना के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हैंडल करते हैं, उनके ऊपर भी ये आर्टिकल जो है वो लागू होता है। बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेट, देखिए, बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेट एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज और डिसिप्लिन अमंग देम। उनके बीच में अनुशासन बनाने के लिए और उनकी ड्यूटीज के प्रॉपर डिस्चार्ज के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर किसी भी फंडामेंटल राइट को उनसे छीन सकती है या उसके इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 is conferred only on parliament, not on state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस चीज का अधिकार नहीं है, यानी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके पास इस आर्टिकल के तहत कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास ही। और ऐसा कहाँ से मिलता है, देखिए आर्टिकल की डेफिनेशन ही ये कहती है, पावर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं है। ऐसा आप इसलिए भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डिफेंस जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं। ऑल्दो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या इंटेलिजेंस जो है, वो सब यूनियन का सब्जेक्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, पार्लियामेंट जो भी इस तरह का लॉ बनाएगा उसको लेकर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। इस बात पर चैलेंज नहीं करा जा सकता कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, ये हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनता है। कौन कौन से लॉज इस तरह के पार्लियामेंट ने अब तक बनाए हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इस तरीके के और भी कई एक्ट पार्लियामेंट अभी तक बना चुका है। किस किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा। इन सारी चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल डज नॉट इटसेल्फ एब्रोगेट एनी राइट। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 33 सॉरी, अपने आप किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट को ना छीनता है और ना रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपको आर्टिकल 33 के तहत किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी भी फंडामेंटल राइट को छीनना है आर्म्ड फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से
या इंटेलिजेंस एजेंसीज से, तो आपको पहले कोई कानून बनाना पड़ेगा। मतलब पहले पार्लियामेंट को उस आर्टिकल 33 के तहत कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकते हैं या अब्रिज कर सकते हैं। और फिर सेकंड में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, इट्स ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। इस आर्टिकल का, इस अनुच्छेद का ऑपरेशन कैसे होगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट किस तरीके का लेजिस्लेशन बनाती है। केसेस याद रख लीजिएगा, चैटर्जी वर्सेस सबेरिया कमांडेंट 1951, रामस्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1956। उसके बाद जो भी कानून आर्टिकल 33 के तहत पास करा जाएगा, वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को भी ओवरराइड कर सकता है। ये किसमें कहा था इन्होंने? पृथ्वीपाल सिंह बेदी, लेफ्टिनेंट कर्नल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। ये पृथ्वीपाल सिंह बेदी जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 क्लॉज 2 और आर्टिकल 136 क्लॉज 2 और आर्टिकल 227 क्लॉज 4। आर्टिकल 136 क्लॉज 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 227 क्लॉज 4 जो है वो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 36 क्लॉज 2 में और 227 क्लॉज 4 में ऑलरेडी कोर्ट मार्शल को जो है वो एक्सक्लूड करा हुआ है फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ, फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 136 क्लॉज 2 और 227 क्लॉज 4 जो हैं वो आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट की पावर है रिट इशू करने के लिए, उनको एक्सक्लूड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 136 क्लॉज 2 और 227 क्लॉज 4 में जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो लिमिटेड है कोर्ट मार्शल के केस में, उसमें 32 और 226 को इंक्लूड नहीं करा गया है। 32 और 226 का जुरिसडिक्शन हमेशा रहेगा कोर्ट मार्शल पर भी। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, तो लॉ बनाकर आर्टिकल 32 और 226 का जुरिसडिक्शन लिमिटेड करा जा सकता है। लॉ बनाने के बाद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के दायरे से कोर्ट मार्शल को बाहर करा जा सकता है। इसका मतलब जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके एम्बिट से कोर्ट मार्शल को अगर आपको बाहर करना है, तो आपको पहले एक कानून बनाना होगा, पार्लियामेंट को पहले एक कानून बनाना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है कब? अगर सेंटेंस, जो भी कोर्ट मार्शल ने जो भी सजा सुनाई है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, मतलब वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्राइम, मतलब क्राइम जो करा है वो छोटा है, उसके मुकाबले जो कोर्ट मार्शल ने सजा सुनाई है वो बहुत ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। So once again, this is the banner of my offline classes. You can contact at the following phone number. And thanks for watching this lecture. Don't forget to like, share and subscribe.